Hello students, welcome to my channel Medical with Nursing Officer, and the next topic is non-probability sampling technique, and we have discussed about the probability sampling technique. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को पूरा देखिए. Then today we will discuss about the non-probability sampling technique. ठीक है, दो टाइप की सैम्पलिंग टेक्निक होती है. सैम्पलिंग आप दो तरीके से ले सकते हैं, तो नॉन प्रोबेबिलिटी को आज हम डिस्कस करेंगे. सो नॉन प्रोबेबिलिटी जो सैम्पलिंग टेक्निक है उसका मतलब क्या होता है. नॉन प्रोबेबिलिटी मतलब हर एक जो भी सैंपल है उसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं होगी कि वो सेलेक्ट हो जाए, है ना. इसमें टाइप्स होते हैं, लाइक फर्स्ट इज योर पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक होता है, देन कन्वीनियंस, देन कंजिक्यूटिव, देन कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, वॉलंटियर सैम्पलिंग एंड जीनोलॉजी सैम्पलिंग. सो दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ द सैम्पलिंग टेक्निक, पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक, कन्वीनियंस. ठीक है, इन सबको आज हम डिस्कस करेंगे एक एक करके. सो फर्स्ट इज योर पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक. जैसे कि नाम से ही लग रहा है पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक है ना. पर्पस का मतलब क्या होता है, किसी एक पर्पस उद्देश्य को माइंड में रखते हुए जब हम सैंपल को चूज़ करते हैं तो वो होता है पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक. ठीक है, सो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट आर चूजन टू बी पार्ट ऑफ अ सैंपल विद ए स्पेसिफिक पर्पस इन माइंड. कुछ एक स्पेसिफिक पर्पस होता है माइंड में, उसको रखते हुए हम अपने सैंपल को चूज़ करते हैं, अपने सब्जेक्ट्स को हम चूज़ करते हैं कि हमें किसको चूज़ करना है, किसको नहीं चूज़ करना है. इट रिक्वायर इन डेप्थ नॉलेज. ऐसा करने के लिए आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो आपको पता चलेगा कि किस सैंपल को आपको चूज़ करना है, क्योंकि ये पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक है. तो एक पर्पस को माइंड में रखते हुए, एक सैंपल का क्राइटेरिया माइंड में रखते हुए हम उसे चूज़ करते हैं. जो भी आपका असेसिबल पॉपुलेशन होगा उसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए. सो असेसिबल पॉपुलेशन क्या होता है, दैट इज़ अवेलेबल पॉपुलेशन. जो उस टाइम पे आपको पॉपुलेशन अवेलेबल होगी, आपके क्राइटेरिया को मैच करती हुई जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स होंगे उसको आप चूज़ करते हैं. सो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स क्या होते हैं, असेसिबल सैंपल्स क्या होते हैं, पॉपुलेशन क्या होती है, इन सबको जानने के लिए आपको पहले वाला वीडियो जो है देखना पड़ेगा. सो आपको समझ आएगा. यूज्ड, ये हम कब यूज़ करते हैं, जब लिमिटेड नंबर में हमारे पास इंडिविजुअल होते हैं. ठीक है, लिमिटेड नंबर ऑफ द इंडिविजुअल प्रोसेस दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट. इट इज़ कॉमनली नोन एज जजमेंटल फॉर अथॉरिटिव सैम्पलिंग. सो इसको हम जजमेंटल और अथॉरिटिव, जजमेंटल सैम्पलिंग और अथॉरिटिव सैम्पलिंग भी बोलते हैं. ठीक है, इसका जो नाम है इसको हम जजमेंटल सैम्पलिंग और अथॉरिटिव सैम्पलिंग भी बोलते हैं. सैम्पल्स आर चूजन बाय चॉइस नॉट बाय चांस. सैम्पल को हम चॉइस के हिसाब से चूज़ करते हैं, ना कि चांस के हिसाब से, थ्रू अ जजमेंट मेड बाय रिसर्चर. मीन्स इसमें हम रैंडम सैम्पलिंग नहीं करते हैं. लाइक रैंडम सैम्पलिंग में तो आप बाई चांस कोई भी सैम्पल आपके पास आ सकता है ना. जो भी आपका असेसिबल पॉपुलेशन होगा उसमें से कोई भी सैम्पल आपके पास आ सकता है. बट इसमें क्या होता है, आप चॉइस के हिसाब से चूज़ करते हैं. जो आपको सैंपल चाहिए, जिस चीज़ का आपको लोग चाहिए, जिस चीज़ का आपको रिसर्च करना है, उससे रिलेटेड ही आप पर्पस को माइंड में रखते हुए सैंपल को चूज़ करते हैं. जैसे कि एग्जांपल के उस पर देखिए, अगर किसी रिसर्चर को स्टडी करनी है, स्टडी द लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ पोस्ट डिजास्टर डिप्रेशन अमंग पीपल लिविंग इन अर्थक्वेक अफेक्टेड एरिया ऑफ गुजरात. तो अगर किसी को स्टडी करनी है कि ऐसे लोगों के ऊपर डिप्रेशन जो उनको हुआ है, मेंटल स्टेटस उनकी, जो लोग अर्थक्वेक से प्रभावित हुए थे. ठीक है, गुजरात में स्टडी कर रहा है वो भी उन लोगों के ऊपर जो लोग अर्थक्वेक से प्रभावित हुए थे. तो उनका माइंड स्टेटस कैसा है, डिप्रेशन उनमें किस लेवल तक का है. तो इस केस में क्या करेगा, उसका पर्पसिव सैम्पलिंग का यूज़ करेगा, और वो यूज़ करते हुए उन विक्टिम्स को ही सिर्फ सेलेक्ट करेगा जो अर्थक्वेक जिन्होंने देखा है और जो पोस्ट डिजास्टर डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं ना. सो ये था आपका पर्पसिव सैम्पलिंग. मतलब क्या है पर्पसिव सैम्पलिंग, पर्पस को माइंड में रखते हुए, लाइक अगर किसी को स्टडी करनी है, उन लोगों के ऊपर डिप्रेशन के ऊपर स्टडी करनी है. ठीक है, डिप्रेशन पे स्टडी करनी है, वो भी उन लोगों के ऊपर जो कि अर्थक्वेक की वजह से, जिनके ऊपर प्रभावित हुए, जो लोग अर्थक्वेक की वजह से. तो वो सैंपल उन्हीं लोगों का लेगा जो जिन्होंने अर्थक्वेक को देखा है, जो इस डिज़ास्टर से निकले हैं, जो इस डिज़ास्टर को जिन्होंने सफ़र किया है. तो ये होता है पर्पसिव सैम्पलिंग. नेक्स्ट इज़ योर कन्वीनियंस सैम्पलिंग. सो कन्वीनियंस का मतलब होता है कन्वीनियंटली जो आपको अवेलेबल हो, है ना. सो सब्जेक्ट आर सेलेक्टेड बिकॉज देयर कन्वीनियंट एसेसिबिलिटी. कन्वीनियंट एसेसिबिलिटी की वजह से सब्जेक्ट जो हमें अवेलेबल होते हैं, एंड प्रोक्सिमिटी टू रिसर्चर, कन्वीनियंट एसेसिबिलिटी एंड प्रोक्सिमिटी टू स्टडी सब्जेक्ट इन केस ऑफ लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी रिसर्चर को रिसर्चर स्टडी अपनी करना चाहता है, वांट टू कंडक्ट हिज स्टडी ऑन द ओल्डर पीपल. ठीक है, राइजिंग इन दिल्ली, दिल्ली
देन रिसर्चर क्या करेगा, ऑब्जर्व ही कैन meet several older people coming he can meet several older people coming for morning walk in park located near the residence, so he can choose these people as his research subject. ठीक है, रिसाइडिंग इन दिल्ली है यहाँ पे. सो एग्जाम्पल के तौर पे लाइक कन्वीनियंस, जो उसको कन्वीनियंटली मिल जाती है सैम्पलिंग, और उसका टाइम भी बचे और उसके रिसोर्सेज भी इतने ना लगे. अगर उसके पास टाइम की भी लिमिटेड है और शॉर्टेज ऑफ टाइम में रिसर्चर के पास, उसके पास रिसोर्सेज इतने नहीं है कि वो सैम्पल को घूम घूम के कलेक्ट कर सके, तो उस केस में क्या होता है कि हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं. सो कन्वीनियंस सैम्पलिंग का हम यूज़ करते हैं, और इसमें लाइक अगर किसी को स्टडी करनी है ऐसे लोगों के ऊपर, ओल्डर पीपल के ऊपर वो स्टडी करना चाहता है, ओल्डर पीपल के ऊपर, तो वो अब वो ओल्ड पीपल कहाँ से लाएगा, है ना. अब ओल्ड पीपल को कहाँ से लाएगा, तो अगर वो दिल्ली में रिसर्च करना चाहता है तो वो उसने देखा कि यहाँ पर एक पार्क है, यहाँ पर एक पार्क है जहाँ पर लोग जो है मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, ओल्ड एज के पीपल मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं. ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, वहाँ से पार्क में से जब वो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आएंगे तो वहाँ से वो सैंपल को चूज़ कर सकता है ईजिली. सो इसीलिए हम इसको कन्वीनियंट सैम्पलिंग बोल रहे हैं, लाइक कन्वीनियंट है भी है उसके लिए और ईजिली वो चूज़ भी कर सकता है. सो दिस इज योर कन्वीनियंट सैम्पलिंग टेक्निक. नेक्स्ट इज योर वॉलेंटियर सैम्पलिंग टेक्निक. वॉलेंट्री का क्या मतलब होता है, लाइक विलिंगली जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो लोग, है ना. वॉलेंटियर सैम्पलिंग टेक्निक में क्या होता है कि टारगेट सब्जेक्ट आर इन्फॉर्म थ्रू मास मीडिया टू पार्टिसिपेट इन स्टडी एंड इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट मे वॉलेंटरली कॉन्टैक्ट रिसर्चर टू पार्टिसिपेट इन दिस स्टडी. सो हम इसमें मास मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं. लाइक उसका यूज़ करते हुए जो भी रिसर्च में पार्टिसिपेट करना चाहता है वो करेगा, जो नहीं करना चाहता वो नहीं करेगा. इस तरीके से होता है. लाइक एग्जांपल, अगर कोई रिसर्चर स्टडी करना चाहता है असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज इन द पेशेंट ऑफ पल्मोनरी डिसीज, देन ठीक है, अब वो then क्या, she may advertise in newspaper to inform target population to participate in the research, to take the scheduled yoga classes and pre and post assessment of the patient. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई रिसर्चर को स्टडी करनी है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज से उन पेशेंट को क्या फ़ायदा हुआ जिनको पल्मोनरी डिजीज़ थी, उन पेशेंट में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने के बाद क्या फ़ायदा हुआ, तो वो क्या करेगा, एक न्यूज़पेपर में वो अपना एडवर्टाइज दे सकता है, एडवर्टाइजमेंट दे सकता है न्यूज़पेपर में कि हम यहाँ पर एक कैंप लगा रहे हैं और यहाँ पर हम योगा प्रैक्टिस करेंगे और साथ में हम रिसर्च भी करेंगे. सो वहाँ पर कैंप में जो लोग जाएंगे वो लोग वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे और अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे. सो पहले वो प्री टेस्ट लेगा, है ना, प्री असेसमेंट करेगा, देन वो पोस्ट असेसमेंट करेगा कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बाद जो है पल्मोनरी जो पेशेंट्स हैं उनमें क्या फ़ायदा हुआ और उससे पहले उनकी कंडीशन क्या थी. सो इस तरीके से जो लोग वॉलेंटरली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं योगा कैंपेन में वो जाएंगे और जो नहीं करना चाहते वो नहीं जाएंगे. सो ये होता है वॉलेंटरी सैम्पलिंग, अपनी मन से जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं. ठीक है, लाइक जब आपने देखा होगा कि जब भी हम कभी कभी हमारे फ़ोन में भी आता है कुछ लिंक होते हैं, हम उनको ज्वाइन करते हैं, लिंक पे हम जब क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आता है कि आर यू इंटरेस्टेड ऐसे करके, आर यू रेडी टू टर्म्स एंड कंडीशन, इस तरीके से अपनी जो भी आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए पहले हमें टिक करना होता है, अग्री करना होता है. तो उसी तरीके से वॉलंटरली जब हम अग्री करते हैं तो इस तरीके को हम वॉलंटरी सैम्पलिंग बोलते हैं. नेक्स्ट इज कंजिक्यूटिव सैम्पलिंग. सो कंजिक्यूटिव सैम्पलिंग इज सिमिलर होता है, ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग के जैसे ही होता है, जो कन्वीनियंस सैम्पलिंग था उसके जैसे ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक्सेप्ट दैट इट सीक टू इंक्लूड ऑल एसेसिबल सब्जेक्ट एज पार्ट ऑफ द सैम्पल, is non-probability sampling technique can be considered as the best of the non-probability sample because it include all the subject that are available. ठीक है, इसमें तो हम जितने भी सब्जेक्ट हमें अवेलेबल होते हैं हम इसमें सबको ही यूज़ करते हैं, और ये बहुत ही एक अच्छा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक का एक एग्जांपल है, मतलब टाइप है इसका. कन्वीनियंट जो हमें सैम्पल्स मिल जाते हैं, जितने मिल जाते हैं हम सबको ही इसमें यूज़ करते हैं, सबको यूज़ करके हम अपने रिसर्च को कंडक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर कोई रिसर्चर स्टडी करना चाहता है कि द एक्टिविटी पैटर्न ऑफ हार्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट, ठीक है, एक्टिविटी पैटर्न ऑफ द हार्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट, जिन पेशेंट्स का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है उनमें जो एक्टिविटी लेवल है उसको वो असेस करना चाहता है, तो वो सभी हार्ट ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट को चूज़ करेगा, जितने भी पेशेंट उसको मिल लेते हैं उस हॉस्पिटल में पर्टिकुलर जहाँ पे वो स्टडी कर रहा है उस एरिया में. लाइक अगर वो दिल्ली में स्टडी कर रहा है तो दिल्ली में उसको जितने पॉपुलेशंस मिल जाती हैं, जितने सैंपल्स मिल जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर, पर्टिकुलर हॉस्पिटल के अंदर हार्ट ट्रांसप्लांट के पेशेंट के, उतने वो सैंपल्स वो कलेक्ट कर लेगा. ठीक है,
सारे सैंपल को कलेक्ट कर लेगा, हु मेड द डिज़ाइन इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, जो भी उसके सैंपल को फिट बैठता है, जो भी उसके क्राइटेरिया को पूरा करता है उसके हिसाब से, एंड हु आर एडमिटेड इन पोस्ट ट्रांसप्लांट वार्ड ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड, और जो भी मतलब ट्रांसप्लांट होने के बाद पोस्टली जो एडमिट है उन सब का वो क्या करता है, स्टडी करता है उन सब के ऊपर और अपनी रिसर्च को कंडक्ट करता है। मीन्स अगर वो स्टडी करना चाहता है रीनल ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट के ऊपर कि उनके अंदर क्या एक्टिविटी लेवल है, क्या पोस्ट और ट्रांसप्लांट के बाद कितना उनकी बॉडी जो है एक्सेप्ट कर रही है ऑर्गन को, किस तरीके से बिहेव कर रहा है पेशेंट, क्या उनका हेल्थ स्टेटस है, तो जितने भी पेशेंट है पोस्ट जो हमारा वार्ड होता है वहाँ पर जाएगा, और जितने भी किडनी वाले पेशेंट है पोस्ट वाले, पोस्ट वार्ड में जो एडमिट होते हैं वहाँ से उन पेशेंट्स को कलेक्ट करके उन पर रिसर्च वो कर सकते हैं। तो ये तो कंजिक्यूटिव सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है कि सैंपल मिलना बहुत एक तो सैंपल हमें बहुत कम मिल पाता है, और जितने भी मिलता है उसको हम पूरे सैंपल पे इतनी स्टडी को कंडक्ट करते हैं। दैट इज सिमिलर टू कन्वीनियंस सैम्पलिंग ऑल्सो। नेक्स्ट इज कोटा सैम्पलिंग। सो कोटा सैम्पलिंग का क्या मतलब होता है? कोटा का मतलब जैसे आपको पता हुआ कि कहीं पर अगर लाइक हमारे कॉलेजेस में भी क्या होता है कि सीट्स होती हैं, है ना, लाइक 25% कोटा गर्ल्स का है, 10% जो कोटा है वो लोअर कास्ट का है, इस तरीके से, है ना, 50% कोटा जनरल स्टूडेंट्स का है। तो इस तरीके से जो कोटा हम डिवाइड करते हैं वही उससे मिलता जुलता होता है कोटा सैम्पलिंग। Quota sampling is a technique where the researcher and sure equal or proportional representation of subject depending on which rate is considered as the basis of quarter. The basis of the quarter are usually एज, जेंडर, वो कुछ भी हो सकता है, आपका एज हो सकता है, जेंडर हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, रेस हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हो सकता है। मीन्स आप इतने एज के इतने स्टूडेंट्स को लेना चाहते हैं, इतने जेंडर मतलब मेल पे स्टडी करना चाहते हैं, इतनी फीमेल पे स्टडी करना चाहते हैं, एजुकेशन लेवल उनका इतना होना चाहिए। तो इस तरीके से कोटा डिसाइड होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ़ द बेसिस ऑफ द कोटा इन कॉलेज लेवल रिसर्चर नीड इक्वल रिप्रेजेंटेशन विद द सैम्पल साइज ऑफ 100। ठीक है, अब उसको 100 का सैम्पल साइज चाहिए रिसर्चर को अपनी स्टडी के लिए, तो ही और शी मस्ट सेलेक्ट 25 स्टूडेंट फ्रॉम ईच ईयर। तो वो सभी क्या, अगर 4 ईयर है कॉलेज में तो 25 स्टूडेंट वो हर एक ईयर से सेलेक्ट करेगा और पूरे उस पर अपनी स्टडी को कंडक्ट करेगा। तो उसका कोटा कितना है, हर एक ईयर के लिए 25 सीट्स का कोटा उसके पास है, मतलब 25 ही वो इसमें से लेगा, 25 उसमें से, 25 थर्ड से, 25 फोर्थ से। सो इस तरीके से कोटा सैम्पलिंग को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज स्नोबॉल सैम्पलिंग। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग जो है होता है, इन स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होता है कि लोकेटिंग द इनिशियल सब्जेक्ट एंड देन टेकिंग असिस्टेंस फ्रॉम द सब्जेक्ट टू आइडेंटिफाई पीपल विद सिमिलर रेस ऑफ इंटरेस्ट यूज बाय रिसर्चर टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल सब्जेक्ट इन स्टडीज। इन स्टडीज शेयर सब्जेक्ट आर वेयर सब्जेक्ट्स आर हार्ड टू फाइंड। ठीक है, जहाँ पे सब्जेक्ट्स जो होते हैं हार्ड होते हैं, मिल नहीं पाते जल्दी से, तो वहाँ पर हम स्नोबॉल सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है, जो भी हमारा सैंपल होता है, उसको हम उसी सैंपल से बोलते हैं कि वो अपने जैसा एक सैंपल हमें भी मतलब रेफ़र कर, हमें अपने जैसा ही एक सैंपल और बताए जिस पे हम स्टडी कर सकते हैं, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता हुआ। सो स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है कि जहाँ पर हमें सब्जेक्ट्स को मिलना बहुत मुश्किल होता है, जहाँ पे हम अपने रिसर्च करने के लिए सैंपल को कलेक्ट करना नहीं कर पाते हैं ईज़िली, वहाँ पे हम स्नोबॉल सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं। सो स्नोबॉल सैम्पलिंग में हमारा जो है टाइप्स होते हैं। इसमें होता है लीनियर स्नोबॉल सैम्पलिंग। लीनियर स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है कि हमने एक सैंपल को सेलेक्ट किया है, दिस इज़ अवर सैंपल। ठीक है, हमने एक सैंपल को सेलेक्ट किया, तो अब हम इसी सैंपल से बोलेंगे कि आप हमें अपने जैसा ही एक और सैंपल ला करके दो, तो ये हमें अपने से एक सैंपल ला करके देगा जो कि सेम कैरेक्टरिस्टिक्स का होगा। फिर ये भी एक ऐसा ही सैंपल ला, इसको भी हम बोलेंगे कि आप एक और सैंपल हमें रेफ़र करो, फिर इससे हम एक और सैंपल रेफ़र करते हैं। तो सैंपल से ही एक सैंपल, अगला अगला सैंपल, अगला अगला सैंपल, अगला, इस तरीके से हम अपने जो सैंपल्स उसको कलेक्ट करते हैं। सो दिस इज़ लीनियर स्नोबॉल सैम्पलिंग, जिसमें हम अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उससे ही दूसरे सब्जेक्ट्स को रेफ़र करते हैं और उनसे पूछते हैं अपने जैसा सैंपल हमें बताओ। ठीक है, नेक्स्ट इसमें टाइप्स होता है आपका एक्सपोनेंशियल नॉन डिस्क्रिमिनेटिव स्नोबॉल सैम्पलिंग। एक्सपोनेंशियल नॉन डिस्क्रिमिनेटिव स्नोबॉल सैम्पलिंग, इसमें क्या होता है, हम पहले एक सैंपल को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, वी सेलेक्ट वन सैंपल फर्स्ट, देन हम एक सैंपल को सेलेक्ट करने के बाद उससे हम बोलते हैं कि आप हमें 2 सैंपल ला करके दीजिए अपने जैसे। जब वो अपने जैसे 2 सैंपल्स को हमें ला करके देता है फर्स्ट,
सेकेंड, ठीक है। देन हम फर्स्ट वाले को बोलते हैं कि आप हमें अपने जैसे 2 और सैंपल ला करके दो, ठीक है। अपने जैसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो आप कैसे फॉलो करते हैं, क्या आप मतलब ऐसे सैंपल्स में बता सकते हैं, तो वो रेफ़र करेगा हमें कि हाँ इस तरीके से 2 सैंपल वो हमें ला करके देता है। सो ये अब उसने हमें 2 सैंपल ला करके दिए। देन दूसरे वाले को भी हम बोलते हैं कि 2 सैंपल हमें लाने के लिए, तो वो भी लेके आता है। इसी तरीके से ये जो काउंटिंग है ये आगे चलती रहती है, ठीक है। ये काउंटिंग आगे चलती रहती है और जब तक हमारा सैंपल क्राइटेरिया पूरा नहीं होता, सैंपल साइज़ कंप्लीट नहीं होता, हम इसी तरीके से अपने सैंपल को सेलेक्ट करते हैं। सो दिस इज़ नॉन डिस्क्रिमिनेटिव, मतलब जो फर्स्ट वाला सैंपल है वो एक सैंपल 2 सैंपल्स को हमें ला करके देता है, हम दोनों को सिलेक्ट करते हैं, फिर इन दोनों को हम बोलते हैं कि 2-2 सैंपल और ला करके दे। फिर जो अगला है उससे भी हम 2-2 सैंपल और कराते हैं, रेफ़र करने को बोलते हैं अपनी जैसा सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले, ठीक है। तो इस तरीके से हम सैंपल्स को कलेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर आपको एचआईवी पेशेंट्स के ऊपर स्टडी करनी है तो एचआईवी पेशेंट का जो सैंपल अगर आपको कलेक्ट करना है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट, है ना, एचआईवी पेशेंट्स। तो हम अगर हम हमें एक सैंपल मिल जाता है तो हम उससे बात करके उससे हम बात करके पूछ सकते हैं कि हमें आपके जैसे ही डिजीज़ वाले पेशेंट्स कहाँ मिलेंगे, तो वो आपको रेफ़र कर सकता है कि जहाँ पर जिस हॉस्पिटल में वो जाता है हो सकता है वहाँ पर से वो सैंपल आपको बता सकता है ना। देन हम उससे भी और सैंपल्स ले सकते हैं, या फिर सेम डिज़ीज़ कोई ऐसी होती है तो हम वहाँ से सैंपल्स ले सकते हैं, है ना। या फिर कोई हम कम्युनिटी पे स्टडी कर रहे हैं तो हमें कम्युनिटी का हम सैंपल ले सकते हैं। तो इस तरीके से नॉन डिस्क्रिमिनेटिव स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक होता है। देन नेक्स्ट वन इज़ योर एक्सपोनेंशियल डिस्क्रिमिनेटिव स्नोबॉल सैम्पलिंग। एक्सपोनेंशियल डिस्क्रिमिनेटिव का क्या मतलब है कि हम एक सैंपल को सेलेक्ट करते हैं, उससे हम 2 सैंपल्स लाने के लिए बोलते हैं। देन वो क्या करता है कि 2 सैंपल्स को लेकर के आता है, ये फर्स्ट ये सेकेंड। इसमें से आप एक सैंपल को सेलेक्ट नहीं करेंगे, एक सैंपल सेलेक्ट नहीं करेंगे, दूसरे सैंपल को हम किसी भी मतलब फर्स्ट वाला ना करें, सेकेंड वो बेसिस करता है। देन हम एक सैंपल को सेलेक्ट करते हैं, जो हम एक सैंपल को सेलेक्ट करते हैं वो फिर 2 सैंपल लेकर के आता है, और फिर हम इसमें से एक सैंपल को सेलेक्ट नहीं करते हुए दूसरे वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं। देन ये जो सीरीज़ है आगे चलेगी और जिसको हमने सेलेक्ट किया है वो फिर से 2 सैंपल लाएगा, उसमें से हम एक को सेलेक्ट नहीं करेंगे और एक को सेलेक्ट कर लेंगे। सो इस तरीके से ये डिस्क्रिमिनेटिव जो सैम्पलिंग टेक्निक है वो चलती है, जिसमें हम आप देख रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं हम एक सैंपल को छोड़ करके एक सैंपल को सेलेक्ट कर रहे हैं। सो ये इस तरीके से हम सैम्पलिंग टेक्निक जो है स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक होती है। स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक में आपने 3 टाइप्स पढ़े। फर्स्ट इज जो लीनियर स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक, जिसमें एक सैंपल होता है वो एक को रेफर करता है फिर एक को रेफर करता है, इस तरीके से होता है। जो नॉन डिस्क्रिमिनेटिव होता है उसमें हमने एक सैंपल सेलेक्ट किया, वो 2 सैंपल्स को रेफर करेगा, देन नेक्स्ट 2 ऑन देन 2 ऑन ऐसे करके हम सबको ही सेलेक्ट करते हैं इसमें। डिस्क्रिमिनेटिव के अंदर एक सैंपल 2 को रेफर करता है, उसमें से हम एक को सेलेक्ट करते हैं, एक को छोड़ देते हैं। देन जो सेकंड जिसको हमने सेलेक्ट किया है वो 2 को रेफर करता है, उसमें से फिर हम एक को सेलेक्ट करेंगे, एक को नहीं करेंगे। सो इस तरीके से ये चेन जो है चलती रहेगी। सो ये था आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक। नेक्स्ट इज़ योर जीनोलॉजी सैम्पलिंग टेक्निक। सो जीनोलॉजी का क्या मतलब है, इज इट रिलेटेड टू जीन। सो जीनोलॉजी सैम्पलिंग टेक्निक में क्या होता है, दिस इज़ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। ये जो एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक का पार्ट है, इन विच ऑल मेंबर्स ऑफ एंटायर रिलेटेड फैमिलीज आर सेलेक्टेड रेदर देन सेलेक्टेड द डिफरेंट हाउस होल्ड इन द विलेजेस। ठीक है, एक ही फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, जो एक ही फैमिली के मेंबर्स होते हैं, उनको हम सेलेक्ट करते हैं अपनी स्टडी के लिए, रेदर कि हम डिफरेंट डिफरेंट फैमिली के मेंबर को सेलेक्ट करें। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें विद योर फ्रेंड्स, और लेक्चर को पूरा देखें। सो इन दिस वी हैव डिस्कस अबाउट पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक, कन्वीनियंट सैम्पलिंग टेक्निक, वॉलंटियर सैम्पलिंग टेक्निक, कंसेक्यूटिव सैम्पलिंग टेक्निक, कोटा सैम्पलिंग टेक्निक, स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक। स्नोबॉल्स के टाइप्स थे, 3 टाइप्स देखे हमने। देन हमने देखा जीनोलॉजी सैम्पलिंग टेक्निक। So this is all about the non-probability sampling technique, and don't forget to share and subscribe to my channel. Thank you for watching.